अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू हैं, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट के मुख्तलिफ दौरानिये क्या होते हैं। पहली, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में 1 से 2 महीने तक की सरमायाकारी करें। अगर मार्केट अच्छी चल रही है तो इस दौरान आपको एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है, लेकिन अगर मार्केट क्राइसिस में है, ये कमजोर है, तो फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 3 महीने तक भी जा सकती है। दूसरी, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट। मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट का दौरानिया 6 महीने से लेकर 1 साल तक होता है, लेकिन अगर मार्केट तेजी दिखा रही हो और मार्केट का मोमेंटम बुलिश कर रहा हो, तो आपको 1 से 1.5 महीने में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तीसरी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसका दौरानिया 6 महीने से लेकर 1 से 2 साल तक हो सकता है। अगर मार्केट मजबूत हो तो 6 महीने में ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन अगर मार्केट बेयरिश हो तो 1 से 2 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। याद रखें, नए लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को 3 से 5 दिन की इन्वेस्टमेंट समझते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और यही वजह है कि ज्यादा नुकसान होता है। लिहाजा इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये जरूर देखें कि मार्केट का मोमेंटम कैसा है। अगर मार्केट का मोमेंटम कमजोर है तो एक मजबूत कंपनी जिसकी असल वैल्यू 300 रुपए है, वो भी आपको 150 रुपए में मिल सकती है। ये सब दुनिया भर में तब होता है जब मिनी क्राइसिस आते हैं, इसीलिए मार्केट में पैसा लगाने से पहले स्टडी जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की अपडेट्स इसी तरह मिलते हैं, तो फौरन से PSMU के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और आप देख रहे हैं द इनसाइड ऑफ स्टॉक मार्केट। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से। जी हाँ, बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं, लेकिन अगर हम बात करें आज की टॉपिक की, तो आज हम थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स के हवाले से जानेंगे कि इसमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट होती है, क्या क्राइटेरिया होता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ जो है कुछ सेक्टर्स हैं, हम उनको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जी हाँ, जैसे कि फर्टिलाइजर सेक्टर हो गया और साथ ही साथ फार्मा सेक्टर को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसे कि अभी आप लोग सब जानते हैं कि इस वक्त करंट सिनेरियो जो हमारा चल रहा है फ्लड के हवाले से, तो उसमें इस सेक्टर की भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कहते हैं ना कि ज़रूरत हमें है। और तो आगे इस सेक्टर को किस तरीके से देखा जा रहा है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से रिलेटेड अगर आप लोगों के सवाल हों तो वो भी आप जो है हमसे कर सकते हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जो है आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। और ये सारी बातें करने के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनके हवाले से मैं बता दूं। जी हाँ, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है मोहम्मद शोएब साहब, जो कि हैं CEO लकी इन्वेस्टमेंट्स के। जी हाँ, बिल्कुल। उनको वेलकम करने से पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताती चलूँ कि जो है आप लोग जो है हमारे प्रोग्राम और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें। प्रोग्राम को लाइक करते हैं तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि आपको किस तरह के प्रोग्राम जो है वो पसंद आ रहे हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसी तरह के प्रोग्राम्स जो है हम अपने चैनल पे आप लोगों के लिए लेकर आएँ। और इसके अलावा जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाएँ। और इसके अलावा आप इसको शेयर करें। जी हाँ, बिल्कुल, ताकि सबको इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं और उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू माय सेशन। जी, थैंक यू नादिया फॉर हैविंग मी हियर। इट्स अ प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर। सर, सबसे पहले तो जो है मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को बताएँ कि इन्वेस्टमेंट की जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जिस कॉन्सेप्ट को लेके जो है आपने माशाल्लाह से एक इन्वेस्टमेंट जो है आपकी एक इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी रन कर रहे हैं। क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ ही चीज़ों का पता होता है, बट अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की तरफ आएँ तो जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे म्यूचुअल फंड है। थोड़ा-सा इसके हवाले से बताइए, क्या अवेयरनेस आप हमारे नाज़रीन को देना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा आज के बेसिकली जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आम तौर पे जो तसव्वुर किया जाता है कि आम आदमी के जहन में ये होता है कि इसके लिए मैं कोई ऐसी चीज़ ख़रीद कर रख लूँ जिसकी वैल्यू जो है स्टेबल रहे या इसकी वैल्यू बढ़ती रहे। तो आमतौर पे हमने देखा है कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है कि लोग गोल्ड ख़रीद कर रख लेते हैं।
कहते हैं भाई गोल्ड खरीद के रख लेते हैं, अब बच्चों के लिए काम आएगा और उसकी वैल्यू भी बढ़ती रहती है। या फिर लोग कहते हैं कि हमारी चूंकि करेंसी डीवैल्यू होती है, तो लोग कहते हैं कि अभी डॉलर ख़रीद के रख लो। तो डॉलर ख़रीद के रख लेंगे तो वो डॉलर की वैल्यू बढ़ती रहती है, क्योंकि हमारी करेंसी बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन उसकी वैल्यू लूज़ करती है। हम्म। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना कि एक डिसिप्लिन अपने आप को बनाना चाहिए। डिसिप्लिन ये होना चाहिए कि आप हर महीने अपनी आमदनी का कुछ ना कुछ परसेंटेज ज़रूर सेव करें। जाहिर है, जब तक आप सेव नहीं करेंगे, जब तक आप इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे। अच्छा, एक वो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं भूल गया बताने कि आमतौर पे एक जो आम खवातीन में और कुछ मर्दों में भी ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि बीसी डाल दिया जाए इन्हें। क्योंकि हाँ। वरना ये होता है कि पैसे अगर मेरे पास रहेंगे तो मैं उसको खर्च कर दूंगा कहीं ना कहीं। इसलिए बेहतर ये है कि बीसी, 1 साल की बीसी डाल देते हैं, 6 महीने की, 2 साल की बीसी डाल देते हैं। और हम्म। वो पैसा जो है एक एक साथी के पास वो अमानत के तौर पर जमा होता है, और हम्म। जिसका बीसी निकलती है उसको सारे पैसे उस महीने मिल जाते हैं। हम्म। तो एक ये तरीका है, लेकिन इसमें ये अच्छा तरीका है सेविंग करने का। लेकिन सेविंग के बाद उसको इन्वेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर राइट। आपने आज 1 लाख रुपए सेव किए या आपने 10,000 रुपये आज सेव किए, आप ये सोचेंगे कि आज ये 10,000 रुपये का ये मोबाइल फ़ोन ख़रीद रहा है, लेकिन अभी मैं इस मोबाइल फ़ोन को नहीं ख़रीदता हूँ, मैं 20,000 वाला मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाह रहा हूँ, तो उसमें मुझे 3 महीने लगेंगे 20,000 रुपये जमा करने में। हम्म। अब आपने ये जो 20,000 रुपये जमा किए, ये जाहिर है इसके ऊपर कुछ आपकी अर्निंग नहीं हो रही। जब तक आप वो मोबाइल फ़ोन 20,000 के पैसे जमा होंगे फिर आप मोबाइल ख़रीदेंगे, या 50,000 जमा होंगे, तो ये पैसा जो 10,000 आप हर महीने बचा रहे हैं उनको आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि एक होता है वैल्यू की कमी होना। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप कोई भी चीज़ आप जाहिर है गाड़ी होती है, उसका मॉडल पुराना हो जाता है तो हम्म। उसकी वैल्यू कम हो जाती है। हम्म। इस तरीके से पैसे की भी वैल्यू कम हो जाती है। पैसा हर महीने हर साल चूंकि इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो उसकी वजह से आपकी जो परचेजिंग पावर, आपने 10,000 रुपये पहले महीने जो बचाया था, उसकी अगले महीने परचेजिंग पावर 10,000 रुपये से कम हो जाएगी, क्योंकि चीज़ों की प्राइस बढ़ जाएगी। तो हम्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है खासतौर पे। ये तो मैंने एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दी कि मोबाइल फ़ोन के लिए तो 40-50 हज़ार चाहिए, आप 4-5 महीने में जमा कर लेंगे। हम्म। लेकिन जाहिर है कि हर इंसान के लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। अब अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे अपने स्कूल, जब मैं मुझे अपने आगे की एजुकेशन के लिए, मास्टर्स के लिए पैसे जमा करने हैं, या अगर अगर मैं किसी बच्चों का बाप हूँ तो मुझे उनकी हायर एजुकेशन के लिए पैसे सेव करने हैं, या अगर मुझे बच्चों की शादी करने के लिए पैसे जमा करने हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट गोल्स होते हैं जो 10-10 15-15 साल के गोल होते हैं कि मैं 10 साल तक पैसे जमा करूंगा तो अपना घर बना सकूंगा, मैं 15 साल तक पैसे जमा करूंगा, बच्चा मेरा आज पैदा हुआ है 1 साल का है, जब वो 15 साल तक जमा करूंगा तो वो 16 साल का इंटरमीडिएट कर लेगा, तो इसके बाद जाके उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए पैसे चाहिए होंगे। तो ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ना सेविंग के, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका जो पैसा जो आपने 16 साल पहले जो जमा करना शुरू किया था, धीरे धीरे आप जमा कर रहे थे, उसमें उसकी वैल्यू इंटैक्ट रहे और ज़ाया ना हो, उसकी वैल्यू कम ना हो। तो म्यूचुअल फंड का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी कॉन्सेप्ट को प्रमोट करता है कि आप हर वक्त हर महीने कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े पैसे बचाएं, हम्म। और जो आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। अब म्यूचुअल फंड के ऊपर सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड तो हज़ारों हैं, अब कौन से किस तरह से सिलेक्ट करें। हाँ। तो असल बात यह है कि आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं, पहले तो ये बात है कि जो लाइसेंस एंटिटीज़ हैं एससीसीपी से, जिनके पास लाइसेंस हैं, उनके हम्म। पास ही जाके आप इन्वेस्टमेंट करें। बहुत सारे लोग बेचारे मालूमात उनको नहीं होती, तो वैसे लोगों पर जाके इन्वेस्ट कर लेते हैं जिनको सिर्फ भरोसा उनको होता है, लेकिन उनका कोई लीगल फ्रेमवर्क में वो काम नहीं कर रहे होते। और उसमें खुदा न खास्ता फिर ये होता है कि वो पैसे एकदम से गायब हो जाते हैं, वो साहब गायब हो जाते हैं और पैसे इधर उधर चले जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि एक लाइसेंस एंटिटी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहलाती है, उनके पास ही आप इन्वेस्टमेंट करें। फिर आपके पास सवाल ये आएगा कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। तो हम्म। वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, आप पैसे को क्यों बचाना चाह रहे हैं। एक शख्स है वो पैसे इसलिए बचाना चाह रहा है कि अगर कोई खुदा न खास्ता कोई किसी महीने ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए सेविंग करना चाह रहा है, कंटिजेंसी के लिए। एक आदमी है वो कहता है कि मैं आज इसलिए सेविंग कर रहा हूँ कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो उस वक्त मेरी आमदनी खत्म हो जाएगी, तो उस वक्त के लिए सेव करना चाह रहा है। एक आदमी कहता है कि मेरा बच्चा अभी 2 साल का है, वो 16 साल का होगा तो यूनिवर्सिटी जाएगा, तो अगले 14 साल के लिए मैं उसके लिए सेव करना चाह रहा हम्म। हूँ। एक आदमी होता है वो कहता है कि मेरे पास कोई घर नहीं है, मैं किराए के मकान पे हूँ, मेरा टारगेट ये है कि 20 साल में मैं इतने पैसे जमा कर लूँ कि अपना घर बना लूँ। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाता है म्यूचुअल फंड। और ये फंड मैनेजर्स होते हैं, ये अपने काम में एक्सपर्ट्स होते हैं। जिस तरह आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको आप अगर मेडिकल स्टोर चले जाएं, आप मेडिकल स्टोर में देखते हैं बहुत सारी दवाइयाँ पड़ी होती हैं, कोई 500 1000 दवाइयाँ पड़ी होती हैं, लेकिन आपके अगर पेट में दर्द है या सर में दर्द है तो हर दवाई रेलिवेंट नहीं है। वो आपको डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको बताएगा कि फार्मेसी से फला दवा खरीदो।
वो 1000 में से कोई ऐसा नहीं कि कोई रैंडमली चूज करता है, उसका एक्सपर्टीज होती है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड के हिसाब से भी जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं हम्म उनकी एक्सपर्टीज होती है, वो आपको बताएंगी कि आपका ये इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए आपको कौन सी प्रोडक्ट खरीदनी चाहिए। तो क्योंकि हर प्रोडक्ट के फीचर्स अलग होते हैं, जिस तरह हर दवाई के फीचर्स अलग होते हैं, इस तरह हर म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट के फीचर्स अलग होते हैं। और ऐसे फीचर्स आपको ढूंढने हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और आपका जो टारगेट है उसको पूरा कर सकें। तो ये ब्रीफली मैंने बताया। इसके बाद एक सवाल ये आता है कि ये पैसे कहाँ रहते हैं, किस तरह इन्वेस्ट होते हैं, वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हम्म हम्म तो ये हम्म पैसे जो है ना, जब म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट ये है कि मिलजुल के, जैसे बीसी का कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि लोग पैसे उसमें जमा करते रहते हैं। और बीसी में तो ये होता है कि हर वक्त, हर महीने आपको बराबर पैसे सबको डालने होते हैं। यहाँ हम्म, म्यूचुअल फंड में फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपके पास जितने पैसे हैं आप डाल सकते हैं। अगर आपने 5000 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, इसके बाद आपके पास हर महीने अगर 2000 भी बच रहे हैं तो आप 2000 भी जमा करा दें। अगर अच्छा। 20000 बच रहे हैं तो 20000 जमा करवा दें। कोई कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी होती है। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप पैसे कब निकाल सकते हैं, आप जब चाहें पैसे निकाल लें। उसकी वैल्यू जो है ना, हर वक्त थोड़ी 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 इंप्रूव होती रहती है। और अगेन फिर उसमें सवाल ये आता है कि इसमें रिस्क कितना है, यानी कि खतरा कितना हम्म है कि मेरी वैल्यू कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका रिस्क एपिटाइट क्या है। जहाँ जहाँ आप समझते हैं ना, लेकिन जितना ज़्यादा रिटर्न किसी प्रोडक्ट का एक्सपेक्टेड होता है उतना ज़्यादा उसमें रिस्क भी होता है। तो डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स हैं। सबसे सिंपल जो प्रोडक्ट है वो मनी मार्केट फंड है। अब मनी मार्केट फंड में बड़ा सिंपल होता है कि आपने पैसे रखे और वो जो फंड मैनेजर है वो बड़ी सेफ इन्वेस्टमेंट में डालता है। इसको लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। और उसमें ये होता है कि हर महीने, हर हर रोज़ाना, बल्कि हर रोज़ाना उसकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है। और अगर साल का रिटर्न अगर 10% है तो वो हर दिन थोड़ा थोड़ा उसकी प्राइस बढ़ती रहेगी और आपको साल के एंड में वो 10% रिटर्न मिल जाएगा। इस तरह के फंड में फंड मैनेजर आपको पहले से बता सकता है कि मोर और लेस कितना रिटर्न होगा। लेकिन जब आप बात करते हैं 15-20 साल की, तो 15-20 साल में आपको मनी मार्केट फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको स्टॉक फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो रिटर्न है वो काफ़ी हाई होता है। तो आगे हम जब आगे बढ़ेंगे इस प्रोग्राम में, तो मैं आपको ज़रा बताऊंगा भी कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स के डिफरेंट रिटर्न्स किस किस तरह के हैं। और ज़ाहिर है हिस्ट्री हिस्ट्री गिव्स एन इलस्ट्रेशन कि पिछले 15-20 साल में कौन से फंड के किस तरह के रिटर्न रहे हैं, गोल्ड के किस तरह के रिटर्न रहे हैं, अगर आपने रियल स्टेट लेते हैं तो उस तरह के कितने रिटर्न रहे हैं। तो हम आगे इसके ऊपर एक चार्ट में दिखाऊंगा जिसके ऊपर हम ये बात करेंगे। सही, बिल्कुल। जी नादिया। सर, जरूर थैंक मैं चाहूंगी कि आप इसको जो है जरा थॉरली हमें, हमारे नाज़रीन ने उनको बताएं, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर ये होता है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए और रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सरमाया ज्यादा चाहिए होता है। तो अगर किसी के यू। पास इतना सरमाया नहीं है, कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब कर रहा है, बट सेविंग करना तो सबको सबको शौक होता है कि जी हमने जी सेविंग जी करनी है और कहीं ना कहीं बिल्कुल। इन्वेस्ट करना है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या आप समझते हैं? क्योंकि जैसे कि स्टॉक मार्केट को देखा जाए तो वहां पर जो इन्वेस्टर्स की जी तादाद है कोई 4 लाख के लगभग है। और इसी तरीके जी से अगर हम म्यूचुअल फंड की तरफ देखें तो इट्स अराउंड लाइक 1 मिलियन। सही है। और अगर इसी तरीके जी से हम क्रिप्टो की तरफ चले जाते हैं तो वहां पर तो बहुत ज्यादा करोड़ों की तरफ है। तो मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि ये भी आप थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से होता है। जी देखिए, मैं आपको ये एक एग्जांपल देता हूँ। ये अगर आपको स्क्रीन नज़र आ रहा हो मेरा ऑडियंस को, जी तो बिल्कुल। ये डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। जो हमने बात की कि बहुत सारे ऑप्शन एक आदमी के पास होते हैं कि वो या तो पैसे को बैंक में रख दे, या फिर वो गोल्ड खरीद ले, या रियल एस्टेट खरीद ले, हम्म। या फिर लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट पेपर खरीद ले जो 10 ईयर पीआईबी में दिखाया है हाँ। मैंने, या फिर शॉर्ट टर्म पेपर खरीद ले जो 12 मंथ का टी बिल है, और या तो डॉलर में रख दे। तो ये जो अगर आप देखेंगे तो इसमें जो ये हमने एक एनालिसिस किया है, हम्म। ये पिछले 20 साल का एनालिसिस है। ओके। यानी कि पिछले 20 साल में हर साल ऑन एन एनुअल बेसिस या सालाना बेसिस पे किस प्रोडक्ट पे कितना रिटर्न रहा है। तो जैसे मैंने इसमें आप देखेंगे कि जो सबसे हाईएस्ट रिटर्न है वो स्टॉक मार्केट में रहा है। स्टॉक मार्केट में अगर KC 100 इंडेक्स है, 20 साल में हर साल अगर उसकी है, किसी साल में देखें वो 40% भी बढ़ा होगा, किसी साल में 20% माइनस भी हुआ होगा। लेकिन जो एवरेज रिटर्न है वो 19 या 7% रहा है स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज में, या जो हम कहते हैं कि स्टॉक फंड में, जो हमने एग्जांपल भी दी है कि हम्म KC 100 इंडेक्स द बेंचमार्क फॉर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स ऑफ अ स्टॉक फंड सच एज लकी इस्लामिक स्टॉक फंड। तो ये हिस्ट्री बता रही है, ये मैं नहीं क्लेम कर रहा कि ये रिटर्न आपको मिलेंगे, मैं ये बता रहा हूँ कि पिछले 20 साल में जिसने इन्वेस्टमेंट किया है स्टॉक मार्केट में थ्रू इस्लामिक फंड, तो उसको हम्म 19.7% रिटर्न मिला है। अच्छा, गोल्ड के बारे में हमेशा तस्वर किया जाता है कि बहुत सेफ एसेट है और गोल्ड का हाँ। रिटर्न बहुत अच्छा रहता है, और हकीकत भी है कि गोल्ड चूंकि वैल्यू इंटरनेशनली काफ़ी बढ़ी है रिसेंटली, तो सही। रिटर्न अच्छा भी है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट के मुकाबले में इसका रिटर्न कम रहा है।
18% रहा है। अच्छा, रियल एस्टेट में जैसे नादी आपने कहा कि बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, हर आदमी वो खरीद भी नहीं सकता। हम्म। लेकिन अगर जो खरीदता भी है तो उसका एवरेज रिटर्न 11.5% रहा है। अच्छा, अच्छा। 10 ईयर पीआईबी, जी जी, 10 ईयर पीआईबी जो है वो लॉन्ग टर्म पेपर है, जिस तरह लकी इस्लामिक इनकम फंड है हमारा, उसका रिटर्न ऑन हम्म। एवरेज 11% रहा है। और 12 मंथ टी बिल है जो कि शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है, लकी इस्लामिक मनी मार्केट फंड की तरह, उसका रिटर्न 10.7% रहा है। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि डॉलर अगर किसी ने खरीद के रखे हैं तो हम्म। उसका रिटर्न 7% है। तो ये आमतौर पर ये तस्वर होता है कि अगर हम पाकिस्तानी रुपये में कोई एसेट खरीदेंगे तो उसका रिटर्न कम होगा, और अगर हम डॉलर में कोई चीज़ खरीदेंगे या डॉलर खरीद के रख लेंगे तो उसका रिटर्न अच्छा होगा। तो ये हम्म। सही है कि पिछले 2-3 सालों में डॉलर काफ़ी बढ़ा है, पाकिस्तानी रुपये काफ़ी डिप्रिशिएट हुई थी पिछले 2021 से लेकर 2023 तक, लेकिन 2023 से 2025 तक उसका डिप्रिसिएशन बहुत कम हुआ है। और अगर आप 20 साल की हिस्ट्री देखते हैं तो 20 साल में सिर्फ 7% रिटर्न रहा है, तो ये लोएस्ट रिटर्न है डॉलर में। तो आमतौर पे लोगों को ये मुगालता होता है कि हम डॉलर रख लें तो सबसे सेफ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो अगर अगर आप 10-15-20 साल की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको स्टॉक एक्सचेंज के में डायरेक्ट तो इन्वेस्ट करते हुए ज़ाहिर है कि आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। जैसे आपने नादिया बताया कि सिर्फ 4 लाख इन्वेस्टर हैं, लेकिन आजकल काफ़ी ट्रेंड शुरू हो गया है कि म्यूचुअल फंड के थ्रू लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम्म। और म्यूचुअल फंड के थ्रू क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका क्या फ़ायदा है? एक तो ये फ़ायदा है सबसे पहले कि जैसे मैंने कहा ना कि आप फार्मेसी पर जाके दवाई ना खरीदें, आप डॉक्टर से पहले प्रिस्क्रिप्शन लें फिर जाके दवाई खरीदें। तो यहाँ पे जो डॉक्टर का जो रोल है वो म्यूचुअल फंड प्ले करता है, वो डिसाइड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जो है उसको देखते हुए कौन सा फंड आपके लिए सबसे सूटेबल है, वो आपको बताता है, फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। और फिर जब वो स्टॉक एक्सचेंज में जब वो फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है तो वो देखता है कि कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जो कि एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल काम है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, जिसके लिए जाहिर है कि एक फंड मैनेजर कुछ फीस भी लेता है आपसे, तो वो हम्म। फीस आपको देनी पड़ती है। लेकिन बहरहाल यही बात है कि जिस तरह डॉक्टर फीस लेता है, तो आप ये नहीं कहते कि मैं डॉक्टर से फीस नहीं लूंगा, बस जाके फार्मेसी में जो 1,000 दवाएं पड़ी हैं उंगली किसी पर रख के उठा के खरीद के खा लूंगा, उससे कुछ आपको अफाका नहीं मिलेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी दवाई आपके लिए बेहतरीन है, जो आपके इलाज के लिए। इसी तरह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है उसके लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड कौन सा है वो आपको फंड मैनेजर बताएगा या एसेट मैनेजमेंट कंपनी बताएगी। तो ये एक बुनियादी सी चीज़ थी जो मैं शेयर करना चाह रहा था। और मुझे आई होप कि इससे मैंने जो एग्जांपल दी है और जो इलस्ट्रेशन दी है उससे कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी लोगों को। बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत और बड़ी आपने बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ जो है वो हमसे शेयर की है, क्योंकि हमारा जो एक जर्नल कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जी गोल्ड में पैसे लगा दो उसमें ज़्यादा मिलेगा। और सर थोड़ा सा रिस्क फैक्टर को डिस्कस करें, फिर उसके बाद हम सबके सवालात लेंगे। यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट हो गई या म्यूचुअल फंड हो गया, इसमें रिस्क फैक्टर कितना होता है? क्योंकि लोगों का जो एक जर्नल कॉन्सेप्ट है, उनको ये लगता है कि यहाँ पैसे लगाएंगे तो पैसे डूब जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे हमें जो है वो लोगों के माइंड से हटाना चाहिए और ये बताना चाहिए कि ये ज्यादा बेनिफिशियल है। ये देखें, बात यह है कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमने कहीं प्रॉपर म्यूचुअल फंड ने और स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स ने बहुत ज़्यादा मार्केटिंग इसके ऊपर की नहीं है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, तो लोगों को हम्म। मिसअंडरस्टैंडिंग। दूसरी बात ये है कि लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगेन मैं फिर कहूँगा कि वो जाते हैं ब्रोकर के पास जाते हैं और ब्रोकर को कहते हैं कि आज मैं कौन सा शेयर खरीद लूँ जो कल 1 महीने में डबल हो जाए। ऐसे ही। तो जब अगर वो डबल होने की उम्मीद में जाते हैं और फिर जाके पता चलता है कि 1 महीने बाद उसकी वैल्यू आधी हो गई, क्योंकि हम्म। वो कोई एनालिसिस नॉलेज बेस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो सिर्फ एक हेयर से के बेसिस पे होती है कि एक ब्रोकर क्या रिकमेंड कर रहा है उसके बेसिस पे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये काम खुद ना करें, या तो आपके पास इतनी नॉलेज हो कि आप हर कंपनी को एनालाइज कर सकें और उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर सकें, तो फिर तो बिल्कुल ठीक है, आप खुद इन्वेस्टमेंट करें। हम्म। लेकिन आम आदमी जो है ना, जाहिर है ना, इसके पास इतना टाइम है ना इतनी नॉलेज है। तो हम्म। बेहतर अप्रोच यही है कि वो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं, इन्वेस्ट करें। और म्यूचुअल फंड मैनेजर देखता है कि कौन सा शेयर कब खरीदना है, कौन सा शेयर कब बेचना है। क्योंकि एक चीज़ समझने की बात है कि देखें, आप मुझे बात बताएं कि जो लोग कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में हम जाते हैं तो पैसा डूब जाता है। स्टॉक हम्म। एक्सचेंज में जब आप जाते हैं कोई शेयर खरीदते हैं ना, या म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर खरीदते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि आप उस बिजनेस में पार्टनर बन गए। और ऐसे ही। स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन 400-500 कंपनीज हैं, तो आप उसके पार्टनर बन जाते हैं। अब आप बताएं कि इनमें से माशाल्लाह से स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जो अच्छी कंपनीज हैं, अच्छे ग्रुप्स हैं, उनके शेयर प्राइस हर वक्त बढ़ता रहता है, उनकी प्रॉफिट हमेशा आते रहते हैं, लॉस नहीं आते। तो ये हम इन्वेस्टर क्यों लूज़ करता है? इन्वेस्टर ये लूज़ करता है कि या तो वो ग्रीड होती है उसकी, या फिर वो अपने पेशेंस लूज़ कर देता है।
जबकि फंड मैनेजर के पास जब वो पैसे लगाता है तो उसको फंड मैनेजर को पता होता है कि कौन सी चीज़ किस वक्त खरीदनी है, किस प्राइस पे उसकी वैल्यू ठीक है। जब हम ज़ाहिर है हम जाते हैं मोबाइल ख़रीदने जाते हैं तो हम 4-5 दुकानों पे जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई ये मोबाइल कितने का है, ऑनलाइन चेक करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम अपने ब्रोकर के पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि बता दो क्या ख़रीदना है, और फिर हम उसके फीचर्स वगैरह कुछ नहीं समझते कि उस प्रोडक्ट के, उस फंड के, उस स्टॉक के फीचर्स क्या हैं, और एक बस सिर्फ मैं कहना है कि उसकी बात सुन के वो ख़रीद लेते हैं। हम्म, ये एक सही अप्रोच नहीं है, और इसी वजह से इन्वेस्टर आमतौर पर जब डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जाता है तो वो लॉस करता है। तो सही। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने केयरफुली देखें। अगर पहली बात तो ये है कि आपका रिस्क किस प्रोडक्ट में कितना है। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट इसलिए करें, आप मेरे पास 3 महीने के लिए पैसे हैं, 3 महीने मैं इसको इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो फिर फंड मैनेजर आपको ऐसी प्रोडक्ट बताएगा जिसमें 3 महीने में कोई रिस्क ना हो। क्योंकि तीन हम्म, महीने में जाहिर है छक्का नहीं लग सकता और पैसे डबल नहीं हो सकते। ये बहुत मुश्किल काम है। ये अगर 1,000 लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शायद उसमें एक को होगा जिसका चक्का लगेगा, बाकी का नहीं लगेगा, बाकी का नुकसान होगा। अगर आप कहते हैं कि मुझे 5-10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर आप जाएं स्टॉक फंड में जाएं, कम से कम 3 साल के लिए अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है, और फिर आप उसमें परेशान ना हो। अब वो फंड मैनेजर के ऊपर मामला छोड़ दें कि जाहिर है कि एक एक साल मार्केट ऊपर भी जाएगी, एक साल नीचे भी जाएगी। हमने स्टॉक मार्केट में देखा कि 2017 में दो मार्केट ने पीक किया था, 2023 तक 6 साल तक मार्केट जो है वो नीचे ही जाती रही। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपना पेशेंस लूज किया, पैसे निकाल लिया। लेकिन हम्म, जो लोगों ने पैसा रखा, तो वो अब देखें आज इंडेक्स के 100 इंडेक्स तकरीबन 1,60,000 के करीब जाने वाला 1,57,000 हो गया है। बिल्कुल। 2 साल पहले ये 40,000 इंडेक्स था। तो ऐसे। जाहिर है कि इसमें एक पेशेंस चाहिए होता है, और सही जगह पे आपने सही फंड मैनेजर के साथ इन्वेस्टमेंट की है वो भी चाहिए होता है, बिल्कुल। सही, जबरदस्त, बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पर जो है मैं लूंगी आप लोगों के सवालात। जी, सबसे पहले जी सवेरा अपना सवाल करें। सलामकुम सर। जी जी। सलामकुम सर। जी सवेरा अपना सवाल करें। अस्सलाम। जी सर, सर ये मुझे पूछना था कि अभी जो करंट सिनेरियो जो फ्लड का हम सिचुएशन देख रहे हैं तो उसमें फार्मा सेक्टर को आप कैसा देख रहे हैं, और आगे फर्टिलाइजर सेक्टर का भी बताइएगा कि ये जो फ्लड की करंट कंडीशन है उसमें फार्मा और फर्टिलाइजर पे क्या इम्पैक्ट आएगा। थैंक यू। जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। देखिए, हम जनरल सी बात करेंगे सेक्टर्स के ऊपर, क्योंकि आज हमारा टॉपिक के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा कि देखिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है ना वो माशाल्लाह से पाकिस्तान की बहुत बड़ी इकोनॉमी है। 20 करोड़ के लोग हैं, 240 मिलियन लोग हैं। और हमारी अभी भी बहुत सारी फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट्स जो है ना हम यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं बनाते, बाहर से भी इंपोर्ट करते हैं। उसके एपीआईज होते हैं वो बाहर से आते हैं। लेकिन ये इंडस्ट्री अब माशाल्लाह से ग्रो कर रही है और इसकी डिमांड जो है वो बड़ी रोबस्ट है। ज़ाहिर है कि हमने कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने कुछ एक्सपोर्ट भी शुरू किए हैं। फ्लड के हवाले से मैं कहूँगा कि देखें, फ्लड के हवाले से तो जाहिर है कि ये एक मुसीबत है, अल्लाह अल्लाह की तरफ से एक हमें मुश्किल आई है। अल्लाह ताला हम सबको उससे निकाले। लेकिन जब नॉर्मली फ्लड्स होते हैं तो फिर बीमारियां भी फैलती हैं, और बीमारियां फैलने की वजह से फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ती है। लेकिन जाहिर है कि ये अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन वैसे भी अगर हम देखें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ माशाल्लाह से फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर डूइंग वेरी वेल, और जो डिमांड है उसको आहिस्ता आहिस्ता कैप्चर कर रही हैं। अभी मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा फोकस फार्मास्यूटिकल कंपनी का इनोवेशन के ऊपर भी है, और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स जो है, ड्रग्स जो हैं या मेडिसिन जो हैं जो बाहर से आती थी, उसके इक्विवेलेंट जेनेरिक प्रोडक्ट्स उन्होंने पाकिस्तान में बनाना शुरू कर दिए हैं। ये एक बहुत खुशाइन बात है। तो मैं समझता हूँ कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत स्ट्रांग रहेगी। आपका दूसरा सवाल था फर्टिलाइज़र के हवाले से। फर्टिलाइज़र के देखें, पाकिस्तान में फर्टिलाइज़र तो हमेशा से ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी हमेशा से शॉर्टेज रहती है। और पिछले 15-20 साल में शायद एक ही दफ़ा या 1 साल या 2 साल हुआ है कि हमारी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा रही है कंपेयर टू द डिमांड एज़ फार एज़ यूरिया इज़ कंसर्न। वरना हमारे पास डिमांड अच्छी खासी होती है, तो ज़ाहिर है कि फर्टिलाइज़र कंपनीज़ के लिए फर्टिलाइज़र को बेचने में कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन इस साल एक ऐसा साल है कि पिछले साल जो क्रॉप्स जो थी वो काफ़ी ख़राब हुई थी। कॉटन क्रॉप भी कम हुई थी, दूसरी क्रॉप्स भी कम हुई थी, तो इस वक्त फार्मर का जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गया है। इस वजह से फ्लड्स की वजह से अब इसका फर्दर इसका इम्पैक्ट आएगा कि फ़र्दर जो है डिमांड में थोड़ी कमी आएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब ये ज़ाहिर है कि ये आपका जो पानी का रेला चला जाएगा तो ज़ाहिर है फिर अब दोबारा से हर लोग अपने क्रॉप्स सोइंग करेंगे, और जब सोइंग करेंगे तो ज़ाहिर है फर्टिलाइज़र की डिमांड भी बढ़ती है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि थोड़ा फर्टिलाइज़र के लिए डिफ़िकल्ट टाइम्स है, लेकिन इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो है
वो फर्टिलाइजर सेक्टर इज ऑल्सो गोइंग टू डू वेल। सही, बिल्कुल। और यहाँ पर आतिफ अपना सवाल करें एंड प्लीज स्टिक टू द टॉपिक। जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। अच्छा, मुझे ये मालूम करना है कि अगर मैंने म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या वो हर महीने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू, यानी कि मिसाल के तौर पे 10 या 20% के हिसाब से करना चाहिए, या लमसम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जब मार्केट नीचे आई? दूसरी ये बात कि ना, म्यूचुअल फंड में एक चीज होती है एक्सपेंस रेशो, तो वो जी इस म्यूचुअल फंड का कितना होता है और किस तरीके से जो है ना ये कैलकुलेशन होती है कि जिससे जो है ना इन्वेस्टर भी सेफ रहे? और तीसरी ये बात कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट करता है और वो भी अच्छी कंपनीज में करता है, फॉर एग्जांपल लकी सीमेंट हो गया या लकी कोर इंडस्ट्रीज हो गया, जब वो डिप पर आए तब वो उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो उसको आप किस तरीके से फिर देखते हैं? नहीं, तीसरा सवाल ज़रा रिपीट कर दे, मैं क्लियर नहीं हूँ आपके तीसरा सवाल क्या है। अगर कोई है ना डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करता है अच्छी कंपनीज में, लाइक लकी जी सीमेंट हो गई या लकी कोर जी इंडस्ट्रीज हो जी गई, जब मार्केट जी जी नीचे आए इनमें इन्वेस्टमेंट जी जी करता जी। है, तो ये इन्वेस्टमेंट करना इसके लिए कैसा है, और ये मतलब फॉर द फ्यूचर इसके लिए कैसा साबित होगा? ठीक है जी, मैं आपके तीनों सवालों का कोशिश करता हूँ कि जवाब दे दूँ, कि हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है। तो आगे मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ही सवाल पूछें, लेकिन आपने जो कि तीन पूछ लिए और अच्छे सवाल हैं, मैं आपको तीनों का जवाब दे देता हूँ। आपने कहा कि ये अच्छा है कि हर वक्त हर सिस्टमेटिकली हर वक्त इन्वेस्ट करता रहे, या एक साल जब मार्केट ऊपर हो या नीचे हो तो नीचे हो तो उस वक्त इन्वेस्ट करे। अच्छा, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल बनाई है। ये दो इन्वेस्टर हैं, जिसने एक ने थोड़ा देर से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू की, 55 साल। आपको स्क्रीन नज़र आ रहा है? जी जी सर, नजर आ रही है। जी। एक जी, आ रही इन्वेस्टर है, है। उसने 55 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू की। उसको ख्याल आया कि अब मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मेरे रिटायरमेंट में 5 साल रह गए। तो 5 साल का उसका टेन्योर था। जाहिर है कि उसकी 55 साल की उम्र में आदमी की इनकम भी अच्छी हो जाती है, सेविंग भी ज़्यादा होती है। तो उसने कहा कि मैं एक हर महीने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, ताकि 5 सालों में मैं 60 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दूं। तो हर महीने 1 लाख रुपए वो इन्वेस्ट करता रहा। अच्छा, एक इन्वेस्टर बी है, इसकी उम्र 35 साल थी। उसको किसी ने उस वक्त बता दिया कि इन्वेस्टमेंट अच्छी चीज़ है, तो उसने सोचा कि मैं अभी से शुरू कर देता हूँ। लेकिन 35 साल की उम्र में जाहिर है उसकी इतनी इनकम भी नहीं थी, उतनी सेविंग भी नहीं थी। हम्म। लेकिन उसको 60 साल की रिटायरमेंट एज थी उसकी भी, तो उसके पास 25 साल का टाइम था। तो उसने कहा मैं हर महीने 20,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा। इसने भी 6 मिलियन रुपए, यानी ये एक पहला इन्वेस्टर है, वो 5 साल में 6 मिलियन इन्वेस्ट करेगा, और दूसरा इन्वेस्टर 25 साल में 6 मिलियन इन्वेस्ट करेगा। अब हम इसको देखते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट की वजह से इनका आउटकम क्या है। तो मैंने जो पहले एग्जांपल दी आपको, जो दी थी कि इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक फंड में होती है उसमें ऑन एवरेज 19% रिटर्न बनता है। तो ये इन्वेस्टर ए की कहानी है जो लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रही है। इन्वेस्टर ए जो है, इसका टोटल प्रिंसिपल अमाउंट 60 लाख रुपए था, और ये 5 साल में ग्रो करके 6 मिलियन से 9.8 मिलियन हो गया। अच्छा, ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टर बी ने भी 6 मिलियन इन्वेस्टमेंट किया 25 साल के ऊपर। लेकिन उसकी जब 60 साल का जब हुआ तो उसकी वैल्यू 47.7 मिलियन हो गई। ये बहुत ही हैरत अंगेज बात आपको लगेगी कि इस बंदे ने भी 6 मिलियन इन्वेस्टमेंट किए, दूसरे बंदे बी ने भी 6 मिलियन इन्वेस्टमेंट किए, लेकिन इसकी वैल्यू 9.8 मिलियन हुई सिर्फ, और दूसरे की 47.8 मिलियन हो गई। इसकी वजह यह है कंपाउंडिंग। जब आप पैसे ज़्यादा अरसे के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हर साल क्योंकि उसमें रिटर्न आता रहता है, तो उसकी वैल्यू तेज़ी से बढ़ती है। तो ये आपका जो सवाल था ना कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में हर महीने करना चाहिए या एक साथ लमसम करना चाहिए, मेरा सजेशन ये होगा कि आप स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली, एंड वन शुड इन्वेस्ट रेगुलरली ऑन अ एवरी मंथ बेसिस। तो ये तो पहला सवाल आपका हो गया। अच्छा, दूसरा सवाल आपका था एक्सपेंस रेशो का। अच्छा, ये जो म्यूचुअल फंड्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट इसलिए है कि इसमें कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होती है। तो हर महीने म्यूचुअल फंड वाले जो है ना, म्यूचुअल फंड मैनेजर जो होते हैं, अपनी एक फंड मैनेजर रिपोर्ट, ये मैंडेटरी है कि वो फंड मैनेजर रिपोर्ट जो है ना वो अपने इन्वेस्टर्स को भेजता है, ईमेल के थ्रू भेजता है या व्हाट्सएप पे भेजता है या फिजिकल भेजता है। कोई भी एक मोड से भेजना ज़रूरी है। उस फंड मैनेजर रिपोर्ट में वो पूरी अपनी इन्वेस्टमेंट की भी डिटेल बताता है, अपने फंड का साइज भी बताता है, और टोटल एक्सपेंस रेशियो भी बताता है। अच्छा, टोटल एक्सपेंस रेशियो है क्या? इसमें देखिए, टोटल एक्सपेंस रेशियो में जब फंड वो इन्वेस्ट आपके पैसे इन्वेस्ट करता है तो जाहिर है उसको अपना सेटअप बनाना होता है, और कुछ उसके ऊपर स्टॉक एक्सचेंज की फ़ीस देनी होती है, कुछ ऑडिटर की फ़ीस देनी होती है, कुछ शरिया एडवाइज़र की फ़ीस देनी होती है, कुछ सीडीसी की फ़ीस देनी होती है। ये सारे खर्चे मिला के टोटल एक्सपेंस रेशियो कहलाता है। तो आपको हर हर फंड का एक टोटल एक्सपेंस रेशियो हर महीने का अवेलेबल होता है। और ना सिर्फ आप फंड मैनेजर रिपोर्ट में इसको देख सकते हैं, बल्कि मोफाक जो है म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, उसकी वेबसाइट है mofaaq.org.pk।
उसकी वेबसाइट पे डेली बेसिस पे टोटल एक्सपेंस रेशियो सारे फंड्स का मौजूद होता है। तो अब जाहिर है कि एक आम आदमी के लिए आसान नहीं है कि रोज़ रोज़ उसको देखे, लेकिन कम से कम महीने में एक दफ़ा वो फंड मैनेजर रिपोर्ट को देख ले कि एक्सपेंस रेशियो कितना होता है। लेकिन उसके ऊपर भी लिमिट्स पहले थी, अब वो लिमिट्स ख़त्म हो गई हैं, लेकिन टोटल फीस के ऊपर अभी भी लिमिट्स हैं। तो ये रेगुलेटर एससीसीपी जो है उसको मॉनिटर करता है कि जो टोटल एक्सपेंस रेशियो या फ़ी जो है वो एक विद इन लिमिट रहे, ताकि आपके जो पैसा लगा है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपका पैसा आपके रिटर्न में जनरेट हो सके। तीसरा आपने सवाल पूछा कि कोई अच्छी शेयर में इन्वेस्ट करता है, तो देखें अच्छे ब्लू चिप कंपनीज में ही ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ज़ाहिर है वहीं आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वहीं अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि एक हर चीज़ की एक वैल्यू होती है ना। एक सब अगर हम कहें कि एक शेयर है, उसकी कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन ज़ाहिर है उसकी प्राइस रोज़ाना चेंज होती है, स्टॉक प्राइस। तो एक अच्छी चीज़ आप महंगी खरीद लेंगे तो जाहिर है उस पर आपको रिटर्न कम मिलेगा। एक अच्छी चीज़ भी होगी लेकिन आप सस्ती खरीदेंगे तो रिटर्न अच्छा होगा। तो अच्छे शेयर को ख़रीदना ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि उसकी अच्छे प्राइस पे भी ख़रीदना ज़रूरी है। और वहाँ यही मसला होता है कि जो आम तौर पे जो आम इन्वेस्टर है, जब वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो वो अच्छे शेयर को तो ब्रोकर उसको बता देगा कि ये अच्छे शेयर हैं, इनमें से कोई भी ख़रीद लो। लेकिन सही प्राइस पे ख़रीदा उस चीज़ को या नहीं, या महंगा ख़रीद लिया, उसकी वैल्यू से ज़्यादा ख़रीद लिया या उसकी वैल्यू से कम पे ख़रीदा, वो उसके लिए फ़ंड मैनेजर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब आप म्यूचुअल फ़ंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो फ़ंड मैनेजर देखता है कि जो मैंने शेयर ख़रीदा है वो उसकी अच्छी वैल्यू पे अच्छे प्राइस पे ख़रीदा है। और जब वो देखता है कि एक शेयर ओवर प्राइस हो गया है तो उस शेयर को वो बेच देता है और दूसरा कोई शेयर ख़रीद लेता है जो अंडर प्राइस होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एक फ़ंड मैनेजर आपके लिए वैल्यू ऐड करता है। आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल योर 3 क्वेश्चंस जी। जी बहुत शुक्रिया करूंगी। जी हैदर अली अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम वालेकुम सलाम, सलाम। सवाल करें अपना। सर काइंडली मेरा सवाल ये था कि जो एसआईएफसी बनी हुई है, जो ये एक इदारा बना हुआ है हमारा जो इसको कंट्रोल कर रहा है, तो आप ये समझते हैं सर कि जब तक हमारे मौजूदा आर्मी चीफ हैं और जिस तरह से मार्केट इसके बनने के बाद एक लोगों के अंदर एतमाद बहाल हुआ है, तो आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा? देखें, हर चीज़ के ऊपर कंटिन्यूटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़, और हर चीज़ में आपको इम्प्रूवमेंट करनी होती है। देखें, पाकिस्तान एक ज़ाहिर है दुनिया का एक कंट्री है और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो जिस तरह हम देखते हैं अपने करियर में, देखते हैं कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जॉब पे, कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, कुछ लोग जो ज़्यादा मेहनत करते हैं वो तरक्की करते हैं। इसी तरह से कंट्रीज़ का भी यही होता है कि जो जिन लोगों की आवाम मेहनत करते हैं, जिन लोगों के हुक्मरान मेहनत करते हैं, अच्छी पॉलिसीज़ लाते हैं, वो तरक्की करती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी थोड़ी हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं रही तरक्की के मामले में, तो हमारी तरक्की जो है दूसरे मुल्कों से कम हो रही है। और तरक्की का जो मायार होता है वो बेसिकली जीडीपी होती है। तो आप देखें हमारी जीडीपी ग्रोथ कम रही है, और दूसरी कंट्रीज़ हमारे साउथ एशिया में उनकी जीडीपी ग्रोथ हमसे ज़्यादा रही है, जिस वजह से हमारे पास लोगों के लिए पास सेविंग करने के लिए और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये अच्छी पॉलिसीज़, कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ कंटिन्यू करेंगी, जो कि हमने पिछले 2 साल में देखा है, तो इंशाल्लाह ताला जाहिर है कि मुल्क भी तरक्की करेगा और जीडीपी भी बढ़ेगी, सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, और हम सब खुशहाल होंगे। सही, बहुत शुक्रिया। जी लास्ट हम क्वेश्चन ले लेते हैं। जी फरहान साहब अपना सवाल करें। सर ये बताइएगा कि जैसे अभी गवर्नमेंट प्रोसेस में है काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस की प्राइवेटाइजेशन में, तो इसमें पीआईए की प्राइवेटाइजेशन का भी क्या स्टेटस है और कब तक एक्सपेक्टेड है, सिंस उसमें लकी भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसका क्या स्टेटस है अभी? जी सर आप कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल। तो बेसिकली पीआईए के हवाले से अगर हम बात करें तो पीआईए में गवर्नमेंट बहुत कोशिश करी है कि इसको प्राइवेटाइज़ कर दे, और हमने देखा है कि हिस्टोरिकली जो इन कंपनीज़ को प्राइवेटाइज़ किया गया उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई प्राइवेट सेक्टर में आने के बाद। खासतौर पे हमने देखा है कि बैंक्स को प्राइवेटाइज़ किया गया, फिर बहुत सारी सीमेंट कंपनीज़ को प्राइवेटाइज़ किया गया, सीमेंट प्लांट्स को। तो उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, और हमने देखा है दूसरी कंट्रीज़ में भी इसी तरह का ट्रेंड है। तो पीआई के हवाले से अब जो लेटेस्ट जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन ये है कि गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि उसको नवंबर तक प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए। पहले भी इसकी एक ऑक्शन हुआ था, डेडलाइन आई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें कोई बिड्स इतनी सक्सेसफुल नहीं आई थी। अब हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला ये सक्सेसफुली प्राइवेटाइज़ कर दी जाएगी और फिर प्राइवेट सेक्टर उसको अच्छी तरह से चलाएगा। टाइम बहुत कम रह गया, तो हम सर से बस हम ये पूछेंगे सर क्या मैसेज जो है इन्वेस्टर्स को आप देना चाहेंगे। हमारे पास जिस 3 मिनट्स हैं, तो जो है आप अपना मैसेज इन्वेस्टर्स के लिए क्या देना चाहेंगे।
जी, मेरी 2-3 मैसेज हैं कि देखें, जब आप बहुत सारे हम काम करते हैं तो बहुत रिसर्च करके काम करते हैं। इन्वेस्टमेंट भी एक ऐसी चीज़ है जो एक पूरी ज़िंदगी का आपके आगे के दरमदार उसके ऊपर है। जब इन्वेस्टमेंट करें तो पूरी रिसर्च करें, अच्छी तरह से ड्यू डिलिजेंस करें कि आपने किसके पास इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को चूज़ करना है। तो उसके बहुत से पैरामीटर्स होते हैं, उसको स्टडी करें और फिर इसके बाद आप अपनी कंपनी जब चूज़ कर लें कि कहाँ पैसे लगाएं तो उनके फंड मैनेजर से रब्ता करें और वहाँ से उनसे गाइडेंस लें कि आपकी जो ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट का उसको मीट करने के लिए सबसे अच्छा फ़ंड कौन सा है। और आखिरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ना, बराए मेहरबानी जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट अपनी ज़िंदगी में शुरू कर सकते हैं कर दें। 25 साल की उम्र से बेशक आप 5,000 रुपये हर महीना निकाल सकते हैं, 5,000 रुपये इन्वेस्ट करें। 50 साल या 55 साल की उम्र तक इंतज़ार ना करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा फैक्टर होता है और आपको अगर आप रेगुलरली सेविंग करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और आपके लिए रिटायरमेंट के वक्त या जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है उसके अचीव करने में आपको आसानी हो जाएगी। सही, बहुत शुक्रिया सर शोएब। और जी बिल्कुल, कांटेक्ट आपको जो है अवेलेबल हो जाएगा, आप हमसे कांटेक्ट करें। और जो है वंस अगेन सर थैंक यू सो मच, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। एंड होपफुली जो है आज का टॉपिक जो है काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा, और जो है हम सब के लिए। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।